गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आइए आज हम चलते हैं फिल्टर बेसिक नॉलेज के बारे में जानेंगे। तो हम आपको सबसे पहले आज बताएंगे कि आईटीआई की स्थापना कब हुआ और आईटीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है और आईटीआई का चेयरमैन कौन होता है और आईटीआई को स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र और औद्योगिक कारखाना, ये दो चीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, औद्योगिक कारखाना। आईटीआई का निर्माण करने का मेन जो मुख्य उद्देश्य था उसका 3 प्रकार दिया गया था। जैसे मान लीजिए कि आईटीआई से देश को क्या क्या फायदा होता, तो आईटीआई को देश से सबसे जो ज्यादा फायदा होने वाला था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को पहला प्राथमिकता दिया गया था और उस समय हिसाब से ज्यादा कृषि उत्पादन हुआ, अनाज का बहुत ज्यादा उत्पादन होगा और वो पंचवर्षीय योजना सक्सेस हो गया। तब जाके 1956 में दूसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक प्रशिक्षण का कानून लाया गया और उसको पारित किया गया। तो उसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 उद्देश्य रखा गया था। उद्देश्य रखा गया था जिनका मुख्य काम था, पहला था स्वरोजगार तैयार करना, दूसरा था बेरोजगारी कम करना और तीसरा था लघु उद्योग का विस्तारित करना। अब हम जानेंगे कि आईटीआई का स्थापना सर्वप्रथम कहाँ और कब हुआ। तो हम आपको बता रहे हैं कि आईटीआई का स्थापना सर्वप्रथम 1950 में इस्टाब्लिश हुआ, जो कोलकाता के कोरेग्राम 1950 में कोलकाता के कोरेग्राम में फर्स्ट आईटीआई संस्थान को ओपन किया गया था, जिसके अंतर्गत बाद में इसे 1956 में इस आईटीआई का एक मंत्रालय बनाया गया, जिसको जिसको हम लोग डीजीटी के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत इसमें 2 पार्ट्स का निर्माण किया गया। 2 पार्ट्स का निर्माण करने का उद्देश्य था, पहला था एससीवीटी और दूसरा था एनसीवीटी। एससीवीटी में क्या था कि एससीवीटी में स्टेट काउंसिल वोकेशनल जो ट्रेनिंग था वो राज्यों के द्वारा संचालित करने का निर्णय लिया। जैसे मान लीजिए कि आपका एससीवीटी में एडमिशन लेने के लिए आपको इंट्रेंस एग्जाम निकालना पड़ता है। तो इंट्रेंस एग्जाम निकाल कर आप एससीवीटी में जाइएगा तो आप कहिएगा कि एससीवीटी है क्या। एससीवीटी राज्य के द्वारा संचालित होने वाली संस्थान है, जिसके अंतर्गत आप अगर इंट्रेंस लेके जाते हैं और आप उसमें एडमिशन लेते हैं और पास करते हैं, तब आपको जो डॉक्यूमेंट मिलेगा, जो सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके नीचे जो सेक्रेटरी का साइन होगा, वहां पे एससीवीटी सेक्रेटरी का साइन होता है। जबकि आप एनसीवीटी जो नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग जो भारत सरकार के द्वारा संचालित होती है, वहां से आप किसी प्राइवेट संस्थान में एडमिशन लेते हैं या फिर देश के किसी बड़े संस्थान में आप जब एडमिशन लेते हैं, तब आप जब पास आउट होते हैं तब आपको एनसीवीटी की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है और उस सर्टिफिकेट के नीचे एनसीवीटी के सचिव का साइन होता है, यानी सेक्रेटरी या सचिव का साइन होता है। लेकिन
दोस्तों आज हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर स्थापना आपको बता दिए, और दूसरा चीज है कि इसका फायदा क्या क्या है। इसका फायदा है कि जब आप आईटीआई कीजिएगा, जब आप आईटीआई करते हैं तो आप बेरोजगारी से बचेंगे, स्वरोजगार होगा और लघु उद्योग में काम करने का मौका मिलता है। इसके फलस्वरूप होता क्या है, इसके फलस्वरूप होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने फिटर से कहीं एडमिशन ले लिया, फिटर से कहीं एडमिशन ले लिया और हम पास आउट हो गए। पास आउट हो गए तब हमको करना क्या है, हमको जॉब कहाँ मिलेगा। तो आज के डेट में टोटल 19 लाख से लेकर 21 लाख के आसपास पूरे भारत में आईटीआई से बच्चे निकलते हैं, जिसके अंतर्गत पूरे भारत में जो ट्रेड है 126 ट्रेड है, 126 ट्रेड है, जिसमें 73 ध्यान देने वाली बात है, जिसमें 73 इंजीनियरिंग ट्रेड है, जिसमें 73 इंजीनियरिंग ट्रेड है, जिसमें 73 इंजीनियरिंग ट्रेड है और 48 नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है। तो दोस्तों ये आप कहिए कि टोटल तो 126 बता रहे हैं, जबकि यहाँ 73 और 48 हम ऐड करेंगे तो 121 होगा। तो उस समय जो 1948 में जो नियम बनाया गया था, तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ ऐसे स्किल थे जिसको वो शामिल करना चाहते थे, लेकिन वहां पे पूरे जो संस्थान के मेंबर थे वो लोग उस पर हावी नहीं भरे, जिसके कारण 5 ऐसे ट्रेड है जिनको अभी तक भारत सरकार या राज्य सरकार से उसको प्राथमिकता नहीं मिला है। जैसे मान लीजिए कि नाई जो सैलून में कटिंग करता है उसको भी इसमें ऐड किया था। दूसरा है आपका टेलर जो दर्जी है वो भी सिलाई करता है, तो उसमें भी टेक्निक है। जैसे मान लीजिए कि आपको बॉडी को कंफर्टेबल सी रहा है कि नहीं सी रहा, बहुत आदमी है, बहुत दर्जी ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है। तो जनरली कपड़ा क्या होता है, जैसे आपका एक चेस्ट नाप लिया और नॉर्मली सारे लोग दर्जी वाले क्या करते हैं कि यह अनुमान लगा लेते हैं कि मैक्सिमम 95% लोगों को पेट रहता है, जिसके अंतर्गत 1 से 2 इंच इसको बड़ा रख देते हैं, जिसके अंदर आपको क्या होगा, जब आप कपड़ा पहनिएगा तो आपको परफेक्ट सूट नहीं होता। यही सब देखकर इसमें टेलर को भी लाने के लिए कहा गया था, तब उस समय इस चीज को प्राथमिकता नहीं देगा। तीसरा है कि जब घर में कुकिंग होता है, कुकिंग जिसको हम लोग कहते हैं खाना बनाने की जो कला है, जो शेफ है, उसको भी एक टेक्निकल ट्रेड में डालने के लिए कहा गया था, लेकिन उस समय भी कुछ पेच फंस गया और वो चीज सक्सेस नहीं हो पाई। अब हम बात करेंगे कि आखिर 73 जो इंजीनियरिंग ट्रेड है और 48 नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, अब इसमें आपको एडमिशन मिलेगा कैसे। अब 73 जो इंजीनियरिंग ट्रेड है, इसमें एडमिशन की कुछ कंडीशन यानी शर्त रखा गया है। जैसे इसमें मुख्य रूप से जो फिटर होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, प्लम्बर होता है, वेल्डर होता है। इसमें क्या है कि आपको जब एडमिशन लेना होगा तो इसमें उम्र न्यूनतम 14 वर्ष रखा गया है, 14 वर्ष। लेकिन जब आपको फिटर में एडमिशन चाहिए या इलेक्ट्रीशियन में चाहिए या वेल्डर में चाहिए या प्लम्बर में चाहिए, तब आपका उम्र 14 वर्ष और क्वालिफिकेशन कम से कम 10वीं और 10वीं में विज्ञान तथा मैथ सब्जेक्ट आपका कंपलसरी होना चाहिए। विज्ञान तथा मैथ सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, तभी आपको फिल्टर या इलेक्ट्रीशियन में आपको एडमिशन मिल सकता है। बट समटाइम्स कभी कभी यह कहा गया है कि कुछ संस्थान वाले लिखते हैं कि 8वीं पास भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं।
तो हम आपको बताते हैं कि 8वां क्लास का बच्चा जो पास करता है वो भी यहाँ पे एडमिशन ले सकता है, लेकिन उनके लिए जो चॉइस ट्रेड है वो ट्रेड नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसके लिए कुछ कंडीशन रखा गया है। अब बात करते हैं कि हमको ITI में जब पढ़ने जाना है, अब ITI में आपको करना क्या, अब ITI में आप जाते हैं तो ITI में कुछ कंडीशन रखा गया है। ITI में कंडीशन यह रखा गया है कि आप जब एडमिशन ले लीजिएगा, शैक्षणिक प्राप्त करने के लिए संस्थान में जाइएगा, तब आपको साल में एक साल में 80% की अटेंडेंस देना पड़ेगा। 80% की अटेंडेंस देने की आवश्यकता होता है, यानी कि आपको 80 दिन क्लास करना है, तभी आप फाइनल एग्जाम में बैठने के लिए पात्रता हो पाएंगे। अगर आपका 80% अटेंडेंस रिकॉर्ड में नहीं है तो आपका फाइनल एग्जाम में फॉर्म फिलअप नहीं किया जाएगा। यह भारत सरकार के तरफ से ही बता दिया गया है। लेकिन कुछ कंडीशन में अगर आपका 70% है या फिर 75% है और 5% या 10% के लिए आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, तब आप एक आवेदन दे सकते हैं। तब आप अपने संस्थान के प्रिंसिपल और टीचर दोनों के पास एक आवेदन दे सकते हैं कि हमारा बिहेवियर अच्छा है, मेरी क्लास अटेंडेंस ठीक है, लेकिन कुछ कारण मैं अपना क्लास नहीं कर पाया, इसलिए मेरी जो फॉर्म है फिलअप करने की कृपा कीजिए। तब ये जो राइट्स होता है, अधिकार होता है, यह प्रिंसिपल के ऊपर होता है कि आपको एग्जाम में बैठने के लिए फॉर्म फिलअप करवा सकता है कि नहीं करवा सकता है। वो चाहे तो फॉर्म फिलअप करवा सकता है और ना ही चाहे तो आपका नाम वहां से काट के हटा सकता है। तीसरी बात कि आपको कम से कम एक सप्ताह में आपको 42 घंटे स्कूल जाना होता है, यानी कि आपको संस्थान में जाना है। 42 घंटे संस्थान में क्लास देना है। संस्थान में आपको हफ्ते में कम से कम 42 घंटे समय देना है, जिसके अंतर्गत 30 घंटे आपको स्पेशल प्रैक्टिकल के लिए दिया गया है। प्रैक्टिकल के दिया गया कि 30 घंटे में आपको प्रैक्टिकल एनी हाउ करना ही करना है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशन है कि कुछ बच्चे इसमें भी शामिल नहीं हो पाते हैं। लेकिन अब चलते हैं कि ITI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ITI जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब ये कहिए कि ITI का चेयरमैन कौन होता है, तो ITI का जो चेयरमैन होता है, जो केंद्र सरकार में श्रम रोजगार मंत्रालय का मिनिस्टर होता है, वही इसका चेयरमैन होता है। जो प्रेजेंट में आपका श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार है। इन्हीं के देखरेख में, संतोष गंगवार के देखरेख में ही पूरे DGT यानी ITI NCVT का संचालन होता है। अब इसमें दोनों संस्थान, यानी कि मान लीजिए आपका एक होता है ACVT और एक होता है NCVT। अब ये दोनों के अलग अलग मानदंड है। अब कहिएगा कि मापदंड है क्या? अब मापदंड में ये है कि ACVT आपका बिना एंट्रेंस एग्जाम लिए हुए एडमिशन नहीं दे सकता, जबकि NCVT में आप डोनेशन देकर आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब दोनों का एग्जाम करवाता कौन है? कहने का मतलब है कि जो ACVT स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत परीक्षा का संचालन कौन करता है, तो ACVT के अंतर्गत इसका जो होता है प्राविधिकार शिक्षा निदेशालय। प्राविधिकार शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत
ही राज्य सरकार शिक्षा को परीक्षा को संचालित करती है। लेकिन अब आपका बात होता है कि डीजीटी यानी कि एनसीवीटी के अंतर्गत भारत सरकार परीक्षा का संचालन करती है, क्योंकि यह जो AITT यानी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा ये जो होता है आपके पूरे भारत में एक ही दिन, सेम पेपर, सेम सेमेस्टर और सेम टाइम में किया जाता है। इसलिए डीजीटी का एनसीवीटी और एससीवीटी में दोनों हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है, क्योंकि डीजीटी ही इन दोनों का मॉनिटरिंग करता है। आप कहेंगे कि भाई डीजीटी कौन है, तो डीजीटी हम आपको बताए हैं कि डीजीटी का जो मेन चेयरमैन होता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का चेयरमैन होता है। डीजीटी की स्थापना 1956 में किया गया था। इसका स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में कुशल कारीगर की कमी को पूरा किया जाए। आपको पता होगा कि जब प्रथम पंचवर्षीय योजना सक्सेस हो गया तो दूसरे पंचवर्षीय योजना में कंपनी और लघु उद्योग लगाने की बारी आई, तब वहां पर विदेशी कंपनी जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, फ्रांस जो भी था, यहाँ से कंपनी आपका लेकर जाने लगा। तो उसके बाद तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी को ऑफर दिया कि आप आइए, मेरे पास उद्योग लगाइए, हम आपको हर चीज मुहैया कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री का जो ग्राफ था सक्सेस का बहुत कम था, इसलिए कुछ देशों ने उनको विश्वास नहीं किया और वहां पे यानी भारत में कंपनी लगाने से मना कर दिया। तब जाके हमारा पुराना मित्र रूस साथ में आया और उसने ही पहली बार दुर्गापुर में स्टील प्लांट, उड़ीसा में राउरकेला, छत्तीसगढ़ में भिलाई और बिहार में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किया। तो दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही रहा और अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो और आगे वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।